हे गाइस, वेलकम टू बिलानियास लीगल एज। देखिए, अब हम आज की क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे। क्या आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक। ओके, पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो कि आर्टिकल जिनका प्रोविजन आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या है। ये जो राज्य की जो कल्याणकारी योजना होती हैं उनके कुछ तत्व होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जो ये हमारे सबसे पहले तो हम जो जनरली बातें हैं वो देख लेते हैं। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल पार्ट है। मतलब ये बाद में नहीं जोड़े गए हैं, किसी संशोधन से नहीं जोड़े गए हैं। ये जो संविधान का मूल ढांचा था उसी से निर्मित है। ठीक है, और दूसरी जो जनरल बात है वो ये है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता है कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं। लेकिन आयरलैंड ने ये कहाँ से लिए हैं। आयरलैंड ने ये लिए हैं आयरलैंड ने स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, हमने DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और आयरलैंड ने ये DPSP कहाँ से लिए है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने ली है स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, ये तो होगी हमारी जनरल बात है। अब हम ये देखते हैं, देखो आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इसमें योजित किया गया है पार्ट 4 में, और फंडामेंटल राइट्स को किया गया है पार्ट 3 में। तो इसका मतलब इनमें कुछ तो अंतर होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन उस अंतर को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या बनी, कि इसकी ज़रूरत क्यों है। इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आखिर ये है क्यों। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसलिए हैं हमारे संविधान में, जो हमारा भारत है, हमारे भारत का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा पार्ट गरीबी रेखा में है और गरीबी की स्थिति में है। ठीक है, तो ऐसा कोई राइट नहीं है जो उनकी गरीबी दूर कर सके। ठीक है, ऐसा कोई राइट नहीं है जो उनकी गरीबी दूर कर सके। ना कोई फंडामेंटल राइट है ऐसा। ठीक है, ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ऐसी जिनकी वजह से व्यक्ति खुद अपनी गरीबी दूर कर सकता है। नहीं, जो DPSP हैं इसके अंतर्गत कुछ कल्याणकारी योजनाएं कल्याणकारी योजना स्टार्ट की जाएगी। ये कर्तव्य है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स राज्य के लिए कर्तव्य है। क्या है कि कल्याणकारी योजना स्टार्ट करें जिससे कि गरीबों का विकास हो, गरीब एक मुख्य धारा से जुड़े। ठीक है, इसी वजह से, इसी कल्याणकारी योजनाओं की वजह से ही इसका प्रावधान पार्ट 4 में किया गया है, जिससे कि हमारे भारत देश की गरीबी कम हो। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इनके आर्टिकल्स, देखते हैं आर्टिकल्स के हिसाब से और भी चीज़ें समझेंगे। हमारे जो 6 देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 36
आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है, स्टेट का मतलब बताता है आर्टिकल 36। और आर्टिकल 36 में ये प्रावधान है कि स्टेट मीन्स सेम डिफाइंड इन पार्ट थर्ड। जो पार्ट थर्ड में दिया गया है, पार्ट थर्ड में दिया गया है वही यहाँ पर इसका मतलब है स्टेट का। ठीक है, पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 में जो दिया गया है वही आर्टिकल 36 में दिया गया है। स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, स्टेट का मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट मतलब संसद, विधानमंडल, ठीक है, और लोकल बॉडीज। क्षेत्रीय प्राधिकरण। ओके, स्टेट का मतलब होता है संसद। जब बात स्टेट की होगी तो संसद की होगी या फिर विधानमंडल की होगी या क्षेत्रीय प्राधिकरण की होती है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 36। अब यहाँ हम देखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है, आर्टिकल 37 कहता है जो ये डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी कैन नॉट बी enforced by law of court। ये इसका मतलब है जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर इनका उल्लंघन हो रहा है और इनको क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है हम फंडामेंटल राइट्स की तरह आर्टिकल 32 का यूज़ कर सकें। नहीं, ये न्यायालय के क्षेत्र में नहीं आते हैं, ना न्यायोचित नहीं है, न्याय के लिए उचित नहीं है ये। ठीक है, नॉट कम्स इन ए जुरिस्डिक्शन। ओके, न्याय के क्षेत्र में ये नहीं आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन इसी के साथ क्या कहता है आर्टिकल 37, जब भी राज्य स्टेट, ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कुछ योजनाएं बनाएगा, मतलब गरीबी, जैसे जब गरीबी का उन्मूलन करना है तो कुछ योजनाएं बनेंगी, कुछ पॉलिसी बनेंगी, ठीक है, कुछ प्रभावी कानून भी बनेंगे। लेकिन जब भी ये पॉलिसी और प्रभावी कानून बनाए जाएंगे तो ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो डीपीएसपी को, ये राज्य का अधिकार नहीं है, ये राज्य का कर्तव्य है कि डीपीएसपी का उल्लंघन ना हो। ठीक है, एक तरफ तो कह रहा है कि उल्लंघन होने पर कोई भी इन्फोर्स नहीं है लॉ का। ठीक है, ये इन्फोर्स नहीं किए जा सकते लॉ से, जुरिस्डिक्शन रीजन में नहीं आते, लेकिन राज्य का कर्तव्य है। कर्तव्य शब्द भी बहुत बड़ा अर्थ होता है, इसका बताएंगे। राज्य का कर्तव्य है कि जब भी आप पॉलिसी बनाओगे, जब भी आप पॉलिसी और लॉज बनाओगे तो ये देखना है आपको कि आप डीपीएसपी की सीमाओं को उल्लंघन ना करें उनका। ठीक है, ये आर्टिकल 37 कहता है ये इनका कर्तव्य है। ठीक है, ये इनका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य। मतलब आर्टिकल 37 हमारा क्या कहता है, जब भी राज्य के लिए नीतियां या कानून बनेंगे तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन नहीं करना है। और दूसरी बात, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय के रीजन में नहीं आते हैं। ठीक है, ये नहीं है अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय की तरफ जा सके, नहीं जा सकते। लेकिन जो कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है, कर्तव्य का मतलब आत्मा को उत्तरदायी, आत्मा को उत्तरदायी
मानकर किया गया कार्य। ठीक है, जब हम अपनी आत्मा को उत्तरदायी मानकर कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, अब हम इससे आगे देखते हैं अपना आर्टिकल 37। हमने आर्टिकल 36 देखा। आर्टिकल 36 बताता है स्टेट के, ये हमें डेफिनेशन बताता है कि स्टेट के अंदर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से प्राधिकरण आएंगे, क्या आएगा। ठीक है, आर्टिकल 37 में बताया कि डीपीएसपी जुरिस्डिक्शन रीजन में नहीं आती है, लेकिन जब भी आप पॉलिसी बनाएंगे, जब भी आप लॉज बनाएंगे किसके लिए, एक कल्याणकारी योजनाओं के लिए, ठीक है, तो आप डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, उसका अतिक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा ये कर्तव्य बनता है राज्य का। अब हम देखते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में सोशल वेलफेयर का प्रमोशन, ठीक है, अभिवृद्धि, प्रमोशन का बात की गई है। जब भी इसमें क्या कहा गया है, जब भी स्टेट सोशल वेलफेयर का प्रमोशन करेगी, मतलब जो सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का जो, देखो उस 37 में तो योजनाएं बनाने की प्रक्रिया, वो योजनाएं बनाने की बात हुई है, लेकिन इसमें जो योजनाएं हैं उसका प्रमोशन, मेन शब्द है प्रमोशन। जब भी प्रमोशन करेगी तो इसमें राज्य क्या फॉलो करेगी, राज्य फॉलो करेगी सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था। आर्टिकल 38 कहता है जब भी राज्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का प्रमोशन करेगा, ठीक है, जब भी राज्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का प्रमोशन करेगा तब वो फॉलो करेगा कौन सा पाथ, सोशल ऑर्डर का, सामाजिक व्यवस्था का तरीका ही यूज करेगा। ये नहीं है कोई अन्य तरीके से इसका प्रमोशन करे। जब भी इसका प्रमोशन हो तो ये देखना चाहिए व्यवस्था सामाजिक हो। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 38 कहता है। अब इसके बाद 38 के बाद हम चलते हैं आर्टिकल 39 की तरफ। आर्टिकल 37 और 38 में सिर्फ उतना ही अंतर है, उधर पॉलिसी निर्माण हो रही हैं और इधर नीचे उन पॉलिसियों का प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, जब भी हम कोई भी अपना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद मार्केटिंग करना जरूरी है, मार्केटिंग में उसको प्रमोट करते हैं। उसी तरीके से 37 में प्रोडक्शन हुआ है और 38 में मार्केटिंग हुई है, प्रमोशन हुआ है। अब आर्टिकल 39 देखते हैं। आर्टिकल 39 में बात हुई है किसकी, राज्य नियोजन करेगा लाइवलीहुड, मतलब जीविकोपार्जन, ठीक है, इसको हम समझते हैं। राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि जीविकोपार्जन की व्यवस्था करे, मतलब जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, गरीब हैं, ठीक है, गरीब हैं और गरीबी से हल्के से ऊपर भी हैं, उनके लिए उनके व्यवसाय का नियोजन करे राज्य। कुछ ऐसी इसी में आ जाएगी, रोजगार आ जाएगा हमारा। ठीक है, रोजगार और स्टार्टअप्स होते हैं जो नए नए बिजनेस, छोटे छोटे आत्मनिर्भर भारत की उस पर प्रक्रिया पर जो स्टार्ट किए गए थे लॉकडाउन में, ये सब एक नियोजन होता है लाइवलीहुड का, जीविकोपार्जन, अपने अपनी जीविका का अर्जन करने के लिए। ठीक है, जो भी व्यक्ति हैं, देश के वासी हैं, उनके लिए लाइवलीहुड जीविकोपार्जन का व्यवस्था की जाएगी। ये दिया है आर्टिकल 39 में। और दूसरा मटेरियल रिसोर्सेस, भौतिक संसाधन। इसमें क्या है कि राज्य भौतिक संसाधनों का नियोजन करेगा। भौतिक संसाधनों में क्या आता है कि जैसे कि जो पानी की टंकियां लगी होती हैं लोगों के लिए, गरीब लोग होते हैं उनके घर में नहीं है समर,
तो उनकी जो पानी की टंकियों से पानी का सप्लाई होता है ये भौतिक संसाधनों में आता है, ठीक है। और दूसरा भौतिक संसाधन जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए शौचालय का निर्माण करना, ये भी भौतिक संसाधन हो गया। जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए राशन का निर्माण करना, ये भी भौतिक संसाधन हो गया। ये कर्तव्य हैं। अच्छा ये बताओ, जब भी चुनाव होते हैं तो किसी ने क्या ये एक कोई नियम बना दिया है कि सबको राशन बांटना है? और ज़्यादातर चुनाव के पास ही हर पार्टी बांटती है, चुनाव के पास लास्ट में जाकर बंद हर पार्टी भी करती है, ठीक है। तो यही देखना है कि जो भौतिक संसाधन में हमारी यही चीज़ आती हैं कि राशन का वितरण, ठीक है, और पानी का नियोजन करना गरीबों के लिए, ठीक है, शौचालय का नियोजन करना, ये सब भौतिक संसाधन है, ठीक है। अब इसके बाद ये दो हो गए। तीसरा इक्वल वर्क इक्वल पे, समान कार्य समान तनख्वाह, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति का एक व्यक्ति है ए नाम का, एक व्यक्ति है बी नाम का, ये मान लो पुरुष है और ये है महिला, ओके, ये पुरुष है ये है महिला। ये दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, ये भी दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। अब मान लो ऐसा नहीं, अब इसमें ये नहीं हो सकता कि एक को दिन के 800 रुपये मिल रहे हों और इसको 600, क्योंकि ये महिला है, नहीं, दोनों को समान, ये भी 800 ये भी 800, ठीक है। ये होता है इक्वल वर्क एंड इक्वल पे। ये हमारा 39 है। अब इसी में 39 के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A हमने 38 देख लिया, 39 भी देख लिया। अब 39 के बाद 39A देखते हैं। आर्टिकल 39A, इसमें क्या दो चीज़ों की बात की गई है, लीगल इक्वल लीगल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसकी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी है, हम आगे बताएंगे कैसे। देखिए, इक्वल लीगल जस्टिस का मतलब सभी नागरिकों को समान न्याय का अधिकार, ठीक है। जो कि न्याय का अधिकार है वो सभी नागरिकों को समान होना चाहिए, ठीक है। अब जब उन्होंने ये कह ही दिया है कि न्याय का अधिकार समान रखना है सभी नागरिकों के लिए, तो अब इन्हीं सभी नागरिकों में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं persons who have no enough money। कुछ लोग ऐसे आते हैं उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, गरीब हैं, पैसे से निर्धन हैं। अब वो क्या उनको भी इक्वल लीगल जस्टिस मिल सकता है? क्योंकि ये तो सब जानते हैं जो लीगल रेमेडीज होती हैं उनमें पैसा खर्च होता है, और ये ठहरे गरीब, तब इनके लिए आया एक फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि गरीबों को, राज्य का कर्तव्य बनता है कि गरीबों को फ्री लीगल एड मतलब फ्री की न्यायिक सेवा दिलाई जाए, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 39 कहता है। 39A कहता है, इसमें क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें सरकार अपनी तरफ से वकील का प्रयोजन करती है, उनको वकील प्रोवाइड करती है। ये होता है हमारा आर्टिकल 39A। अब हम देखते हैं आर्टिकल 40 अपना। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतें या कह सकते हैं पंचायतों का प्रावधान। आर्टिकल 40 कहता है पंचायतों का प्रावधान, ठीक है। पंचायतों का प्रावधान किस लिए? ये पंचायतों का प्रावधान एक, अगर इसको उस तरीके से बांटा जाए सिद्धांत के रूप में, तो ये गांधीवादी सिद्धांत है ये, ठीक है।
गांधीवाद ने। सिद्धांत भी 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, कितने ही होते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जब बात होती है तो सिद्धांत 3 तरीके के हैं, सामाजिक सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और तीसरा है गांधीवादी सिद्धांत। तो ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है पंचायतों का प्रावधान। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो मूल ढांचा है हमारे देश का, ठीक है, वो क्षेत्रीय ढांचा है गरीबों का, ठीक है, गरीब लोग सबसे अधिक हैं, तो वही मूल ढांचा है। और गरीब लोगों का जो स्तर होता है वो ग्राम स्तर पर होता है, और उनके स्तर के लिए ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें पंचायतों का प्रावधान है आर्टिकल 40। इसी के साथ आज हमने कौन से आर्टिकल पढ़े? आर्टिकल 36, 37, 38, 39A एंड 40। आज हमने 6 आर्टिकल पढ़े। अब हम इसके बाद आगे के आर्टिकल पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।